चलिए आज हम यहीं से पढ़ेंगे। योजना आयोग, यानी कि अब नीति आयोग हो गया है, पहले ही था योजना आयोग। योजना आयोग का सचिव ही उसका मतलब होता है, सचिव होता है नीति आयोग का। आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, मंडल एवं उद्देश्य क्या था। पहला पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से 56 था। ये मॉडल था हेरॉड मॉडल। हाँ, हेरॉड मॉडल था ना, मतलब हेरॉड मॉडल पर था। और उद्देश्य था कि डोमर, आगे जाता है कि हेरॉड डोमर आगे है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में हुआ, पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित था और उद्देश्य था भारी उद्योग। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961-66 में हुआ था, उद्देश्य था सॉडी मतलब जॉन सॉन्डी एस चक्रवर्ती मॉडल परियोजना पर आधारित था, आत्मनिर्भरता इसमें था। अब आगे योजना अवकाश 1966 से 69, 3 गो योजना अवकाश हुआ था, देख लेंगे। 1966 से 69 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 गॉडगिल फार्मूला पर आधारित था। इसमें स्थिर आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 आधारित था, डीपी धर या इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। अब आगे योजना अवकाश 1978 से, फिर योजना अवकाश आ गया 1978 से 80, फिर छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 गरीबी निवारण उद्देश्य था और रोजगार सृजन। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 योजना अवकाश फिर आ गया 1990 से 92। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ये मिलर पर आधारित था और मानव संसाधन विकास का उद्देश्य था इसका। हाँ, नब्बी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 सामाजिक न्याय एवं समानता, ठीक है ना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 देश में गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्त करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो 2007 से लेकर 12 था। हैं, इसमें तीव्र समावेशी विकास की बात कहा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 था, 2012 से 17, इसमें तीव्रतम समावेशी सतत विकास के बारे में कहा था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 में हेरॉड डोमर मॉडल आधारित था, उद्देश्य था प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर जोर देना। उद्देश्य कृषि के विकास पर, जो सिंचाई परिवहन के विकास, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर नदी घाटी बांध, ये सभी जो था पहली पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। आगे चलते हैं, आगे है आगे की 1950 में नस्सा NSSO नस्सो की स्थापना और 1951 में जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 1952 में किया गया। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में। हाँ, भारत विश्व का पहला देश बना जिससे परिवार नियोजन लागू किया था 1952 में। कहता है कि आयात प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया था, जो 5 IIT की स्थापना भी किया गया था, 5 को IIT की स्थापना भी किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इससे मालनोबिस मॉडल या नेहरू मालनोबिस मॉडल कहा जाता है। यह सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना से प्रभावित था। उद्देश्य था कि पब्लिक सेक्टर यानी कि का विकास, रिजर्व एवं रैपिड इंडस्ट्रियल पर जोर देना था, भारी उद्योग पर जोर, तीव्र उद्योगीकरण। अब आगे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से किया जाता है। स्टील प्लांट की स्थापना। आगे समाज में समाजवादी ढांचे का विकास, भारत सहायता क्लब की स्थापना, LIC की स्थापना 1956 में। इसे दूसरा का पंचवर्षीय योजना के साथ ही हुआ था। भारत का पहला स्टील एंड आयरन प्लांट टिस्को की स्थापना किया गया। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। स्थापना 1907 में सांची, साकजी, जमशेदपुर, झारखंड, जमशेदी टाटा के द्वारा किया गया था। अब आगे आपका भारतीय नियोजन के वास्तुकारक पीसी मालनोबिस थे। पीसी मालनोबिस के जन्म दिवस 29 जून को नेशनल स्टैटिक डे यानी कि सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इस समय योजना आयोग के अध्यक्ष धनंजय रामचंद्र गॉडगिल थे। आगे चलते हैं। इस योजना के दौरान जो कृषि नीति अपनाया गया जिसे हरित क्रांति को जन्म दिया था। बोकारो स्टील कारखाना की स्थापना 1964 में रूस तत्कालीन USSR के सहयोग से किया गया था। तत्कालीन फूड
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) की स्थापना 1965 में किया गया था। मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि कहता है कि डेवलेपेशन ऑफ करेंसी 1956 में किया गया था। भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है, 1949 में, 1966 में, 1991 में। आगे चलते हैं। अब आगे आपकी 2 युद्ध, भारत चीन युद्ध, दुग युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, और अकाल पड़ गया था 1966 में। इसी तेसर के पंचवर्षीय योजना में असफलता का कारण बन गया था। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका योजना अवकाश 1966-69, इसके बारे में जानेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित था। कौन? चौथी अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर, गॉडगिल फार्मूला पर आधारित था। मॉडल था अशोक चंद्र मेनन और फार्मूला था गॉडगिल। उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता और कृषि, ये सब था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आगे की भारत के राज्य योजना के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन के निर्धारण के लिए गॉडगिल फार्मूला पेश किया गया था 1969 में। इस योजना के दौरान कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहा, पर चौथी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल नहीं रहा। कारण था कि बांग्लादेश शरणार्थियों का संकट था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। दूसरी बार सरकार ने 15 अप्रैल 1980 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पहली बार कब? 1969 में हुआ था, और दूसरा बार 15 अप्रैल 1980 किया था। कहता है कि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा 18 में 1974 के नाम से भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में। अब आगे की 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 डीपी धर मॉडल पर आधारित था। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम जारी किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम धर आयोग SP धर आयोग के मॉडल पर आधारित था। इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लागू कब किया गया था? 1975 में किया गया था। हाँ, आगे की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। GIC। आगे की अंत्योदय योजना सबसे गरीबी का उत्थान था। गरीब चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई थी 1975 में। कौन पंचवर्षीय योजना था? ये था आपका 5वीं ना। आगे है आगे की जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? 1977 में। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार जनता पार्टी की स्थापना किया गया था। जनता पार्टी ने इस योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। कौन? 5वीं पंचवर्षीय योजना को। 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल केवल 4 वर्ष का ही रहा था। आगे की अनवरत योजना रोलिंग प्लान जिसको बोलते हैं 1978 से 83 है। भारत में रोलिंग प्लान योजना 1978 में शुरू की गई थी। रोलिंग प्लान योजना की अवधारणा गुन्नार मिडल द्वारा गढ़ी गई थी। रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, और इस आकलन के आधार पर अगले साल एक नई योजना बनाई जाती है। एशियन ड्रामा गुन्नार मिडल की देन है। कहता है कि एन इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशन स्वीडिश सामाजिक वैज्ञानिक गुन्नार मिडल ने 1968 में प्रकाशित किया था। आगे चलते हैं। जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन किया जा सकता था। केंद्र में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बना और 1980 में समाप्त कर दिया गया। अब योजना अवकाश फिर आ गया 1978 से 80। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। इनपुट आउटपुट यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत पर आधारित था मॉडल पर। कहता है कि नेहरूवियन समाजवाद का अंत, आधुनिकीकरण पर जोर। छठी पंचवर्षीय में गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया था। गरीबी निवारण की बात कहेगा तो वो छठी में, गरीबी उन्मूलन कहेगा खत्म किया गया था तो 5वीं में। अब आगे कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, 1980 की शुरुआत की गई थी। अब आगे की दूसरी बार सरकार ने 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। पहले 14 जुलाई 1969 को किया गया था। आगे की नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल अथॉरिटी, मतलब नेशनल अथॉरिटी बैंक एंड रिसर्च डेवलपमेंट होता है। आगे चलते हैं।
अब कहता है कि नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? 1982 में। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। हाँ, 7वीं पंचवर्षीय योजना आ गया फिर 85 से 90। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दिया गया था। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में किया गया था। NBH यानी कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 1988 में किया गया था। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में किया गया था। सेबी को 1992 में स्वायत्त संस्था बना दिया गया। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू किया गया था। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना, सिडबी का स्थापना 1990 में किया गया था। गरीबी की माप सर्वप्रथम हुआ लकड़वारा समिति के अनुसार। अब आगे योजना अवकाश फिर आ गया 1990 से 92, 3 को योजना अवकाश हुआ था। आगे तीसरा का 1990 से 92 आर्थिक स्थिरता के कारण था। नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा LPG की शुरुआत की गई थी। नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 को पेश किया गया। नई आर्थिक नीति का पेश किया गया 24 जुलाई 1991 को। मनमोहन सिंह भारत में नई आर्थिक नीति के जनक माने जाते हैं, उदारीकरण के जनक। आगे की 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 मिरर मॉडल पर आधारित था। ब्रैकेट में है राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। उद्देश्य था कि मानव संसाधन के विकास पर जोर देना, उद्योगों के आधुनिकीकरण पर जोर देना, स्थानीय संस्था को संवैधानिक दर्जा देना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। भारत WTO का सदस्य बना 1995 में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और आज़ादी के 50 साल पूर्ण हुए थे। कब में? ये जो था आपका 8वां पंचवर्षीय योजना में। आगे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुआ था 6 का 1998 में। उद्देश्य था कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर जोर। अब आगे आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या था? इच्छा आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। देश में गरीबी एवं रोजगार समाप्त करना था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना था। नरेगा की शुरुआत 2006 में किया गया था। वो 10वें पंचवर्षीय योजना के समय क्वेश्चन पूछता है कि नरेगा की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 2006 में 10वीं में। मनरेगा 9 में, उसी को मनरेगा कर गया, नरेगा को हो जाएगा आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 श्री रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था। तीव्रतम एवं समावेशी विकास, आर्थिक विकास जिसको बोलते हैं। अब तक सबसे अधिकतम वृद्धि वाला रहा कौन? 11वीं पंचवर्षीय योजना रहा। शिक्षा का अधिकतर अधिनियम 2009 पारित किया गया था। 2010 को लागू हुआ था। नरेगा भी मनरेगा अब नरेगा बन गया 2009 में। हाँ, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 कहता है कि फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस योजना के अंत तक सभी गांव को 12मासी सड़क से जोड़ा गया था। कौन? 12वीं पंचवर्षीय योजना में सभी गांव को विद्युतीकरण किया गया था। सबसे ज़्यादा सफल पंचवर्षीय योजना पहला था और सबसे ज़्यादा असफल तीसरा का। अधिकतम GDP ग्रोथ वाला 11वां। हाँ, अंत्योदय योजना कब शुरू किया गया? 1977-78 में। कहता है कि डिसर्ट डेवलपमेंट फ्रोगमेन DDP 1977 से 78 में। आगे की इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट परफॉर्मेंस IRDP इंडियन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या परफॉर्मेंस होता है। NREP यानी कि नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। IRDP का स्थापना 1980 में और NREP का स्थापना 1980 में। आगे की अंत्योदय योजना का उद्देश्य था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुरेस्ट ऑफ द पुर यानी कि रूरल पुर। अंत्योदय अन्न योजना, इसके बारे में जानेंगे। लाखों या सबसे गरीबी परिवार को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक सरकार प्रायोजित योजना था। कौन? अंत्योदय अन्न योजना। इससे सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। कौन? अंत्योदय अन्न योजना को। हाँ, सबसे पहले इसे राजस्थान में लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछता है अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में। कब? तो 25 दिसंबर 2000 को।
प्लानिंग एंड द सेंट्रल आर सो रिलेटेड दैट बोथ गो सिमुलेटरी इन क्राइल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली में कहता है कि इंडियन इंडस्ट्रियल ऑफ द फॉरेन ट्रेड दिल्ली में फेरा को फेमा में रिप्लेस किया गया था। फेरा को फेमा में रिप्लेस किया गया था अंत्योदय योजना के अंतर्गत। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 था फेरा, अब फेमा फॉरेन एक्सचेंजिंग मैनेजमेंट एक्ट 1999। NREGP यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। MGNREGP यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे वॉचडॉग ऑफ स्टॉक मार्केट कहा जाता है। नबार्ड कहता है नबार्ड बैंक इज स्पेशलिस्ट बैंक टू हेल्प एग्रीकल्चर, मतलब कृषि विभाग से देता है। आगे की बहुउद्देशीय परियोजना ने आधुनिक भारत का मंदिर, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब आगे की निम्नलिखित में से मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में, दूसरा का और वार्षिक योजना, वार्षिक 1 वर्ष की योजना जो हुआ था आपका वार्षिक योजना जो हुआ था आपका 1966-69 में। वार्षिक योजना को योजना अवकाश कहते हैं। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74। रोलिंग प्लान जो था आपका 78 से 79 हो जाएगा। आगे चलते हैं। जनता पार्टी सरकार द्वारा रोलिंग प्लान का अनावरण अनुवर्ती योजना का लाया गया था। अब आगे है कि ऐसा ही पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमोदित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में पहली बार 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय को गणना किया था। नौरोजी ने उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वार्षिक अनुमानित किया था। आधुनिक भारत के प्रथम अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने धन निकासी सिद्धांत, धन का निष्कासन या ड्रेन की नीति या ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी लिखे थे। अंग्रेजों के आर्थिक नीति के एक अन्य आलोचक थे RC दत्त। RC दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। RC दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। भारत में वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना प्रोफेसर VK राव ने 1931-32 में किया था। प्रोफेसर VK राव ने 1931-32 में किया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में PC मालनोबिस की अध्यक्षता में बनाया गया था। वर्तमान भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NSO द्वारा किया जाता है। NSO के गठन से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा किया जाता था। 2014 से NSO कर रहा है। कहता है कि 2019 में CSO एवं एक अन्य संस्था NSSO का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। पहले था केंद्रीय, हो गया राष्ट्रीय। आगे की NSSO नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। उत्पादन विधि, आय विधि, उपभोग विधि, जिसको हम व्यय विधि बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यही बिहार में होगा, बिहार में होगा। ये जगह आपका तमिलनाडु। लिंगानुपात प्रति जो है 943 था भारत का लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो जाएगा 1084 प्रति 1000 पुरुष, महिला प्रति 1000 पुरुष। आगे के सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा था 779। तमिलनाडु 779 है। बिहार का लिंगानुपात 918 है।
आगे चलते हैं, राज्यों का नाम एवं लिंगानुपात। तमिलनाडु 995, गोवा 968, कर्नाटक 973। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष अरविंद पाती हो जाएगा आपका, अरविंद। उसमें राजीव कुमार थे। नीति आयोग के सीईओ कौन होते हैं? परमेश्वर अय्यर थे। आगे कि नीति आयोग एवं योजना आयोग दोनों महत्वपूर्ण है, अंततः दोनों को पढ़ना जरूर होता है। नीति आयोग और योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया था। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किसका? नीति आयोग। इससे पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे है नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, वर्तमान में डॉक्टर सुमन के बेरी। एग्जिम के पहले अपडेट के आगे नीति आयोग के पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे, वर्तमान में जो है BR सुब्रमण्यम है। अब आगे ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। हाँ, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है एवं वो अपने क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल होती है। ऐसे कंपनियों में प्रवेश करना अधिक सुरक्षित माना जाता है, जैसे कि टाटा समूह हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रियल हो गया, HDFC हो गया, LIC हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? वो किया जाता है आपका किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। अब आगे की सकल घरेलू उत्पाद को किसी अर्थव्यवस्था या देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया। आगे की नोट, यहाँ GDP, GNP, NDP तथा NP इत्यादि को बढ़ावा देना है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, एक विशिष्ट समयावधि आमतौर पर एक वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है। GDP में देश के नागरिक के अलावा विदेश भी शामिल होते हैं। GDP में किसको शामिल किया जाता है जानेंगे। घरेलू कामकाज में लगी महिलाओं को विदेशी निःशुल्क सेवा देने वाले संगठन को ब्लैक इकोनॉमी को। GDP और राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन में क्या समस्या है? सरकार के पास संपूर्ण डाटा की कमी, समानांतर ब्लैक अर्थव्यवस्था का प्रचलन, घरेलू कामकाज में महिलाओं का योगदान को शामिल नहीं करना, स्वेच्छा संगठन की सेवा को शामिल नहीं करना। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसी देश के निवासी और व्यवसायियों द्वारा एक वर्ष में विश्व के अलग अलग भागों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक को GNP कहा जाता है। GNP में सिर्फ एक देश के नागरिक शामिल होते हैं। GNP बराबर होता है GDP प्लस X माइनस M। X होता है एक्सपोर्टिंग, M हो जाएगा आयात निर्यात। आगे है जिसमें X जो है देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय है, M विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय है। NDP बराबर GDP माइनस डेप्रेक्सिएशन। आगे की नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP, GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिप्रिएशन।
घरेलू शुद्ध उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है कुल घरेलू उत्पाद माइनस मूल ह्रास। NNP बराबर होता है GNP माइनस D। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट है। आगे की राष्ट्रीय कहता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद या मूल ह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय यानी कि NNP बराबर हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास। आगे की सबसे शुद्ध राष्ट्रीय आय NNP प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है बाजार कीमत पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। आगे है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय होता है। ये होता है कि जानते हैं वस्तु के मूल्य में गिरावट आ जाती है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि भी हो जाता है। आगे के इस अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। एक सीमा तक मुद्रास्फीति उपयोग व्यापार के लिए प्रोत्साहन का काम करता है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए साख संकुचन करना चाहिए। मंदी क्या है, कहता है कि मूल कारक क्रिया शक्ति का अभाव होना है। मंदी को रोकने के लिए साख का प्रसार करना चाहिए। आगे आगे वैश्विक आर्थिक मंदी 1929 में अमेरिका में आया था। वैश्विक आर्थिक मंदी कब आया था? 1929 में। कहा? अमेरिका। आगे चलते हैं। जब एक अर्थव्यवस्था स्थिति दबावों को गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? इसको जो है प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। प्रत्यक्ष करों। आगे जब अर्थव्यवस्था, अब आगे साधारण भाषा में समझिए। जब मार्केट में लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तब लोग खरीदी करने जाएंगे, इससे महंगाई बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगर किसी तरह से लोगों के पास पैसा कम कर दिया जाए तो कम लोग खरीदारी करेंगे, जिससे महंगाई घट जाएगा। टेक्निकल भाषा में जानिए। मुद्रास्फीति का कारण बाजार में तरलता यानी कि पैसा का बढ़ जाना है। मुद्रास्फीति के कारण बाजार में तरलता यानी कि पैसा का बढ़ जाना है। तरलता बढ़ने के कारण बाजार में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में तरलता कम करना होगा। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर सकती है, इसके बारे में। भारत सरकार को प्रत्यक्ष कर पर बढ़ा देना चाहिए ताकि लोगों के पास कम पैसा बचे। अप्रत्यक्ष कर बढ़ा देना चाहिए। सार्वजनिक व्यय घटा देना चाहिए। सार्वजनिक व्यय को घटा देना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति लेकर आती है। मौद्रिक नीति के माध्यम से बैंक दर, रेपो दर यानी कि CRR और LLR की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। मंदी क्या है? मंदी के समय बाजार में तरलता की कमी होती है, पैसा मुद्रा जो भी हो। अतः सरकार को एक RBI को ऐसा नीति अपनाना पड़ता है जिससे लोगों के पास पैसा पहुँचे। हस्तांतरित कृषि संबंधित किससे संबंधित है? वो संबंधित है एक खाते से दूसरे खाते में पैसा हस्तांतरित करने से। आगे स्थानांतरण मूल्य क्या है? ट्रांसफर प्रेसिंग क्या है? इसका संबंध एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का स्थानांतरण करने से। स्वामित्व या नियंत्रण के तहत के भीतर पैसा का नियंत्रित स्थानांतरित करना या ट्रांसफर करना। यह सरकार, संस्था या व्यक्ति की तरफ एक तरफा पेमेंट होता है। इसके बदले में सरकार, संस्था, व्यक्ति को कुछ भी वापस नहीं कर पाता है। अब आगे की साधारण उदाहरण जान लीजिए। जब आपके यहाँ रिश्तेदार आते हैं तो आप आ जाते हैं। जब आपके यहाँ रिश्तेदार आ जाते हैं तो आप बच्चों को कुछ पैसा देते हैं, पर बदले में बच्चों द्वारा कुछ भी नहीं दिया जाता है। यही हो गया आपका साधारण उदाहरण। कहता है कि स्थानांतरण भुगतान सरकार द्वारा लाया जाता है, धन का पूर्ण वितरण किया जाता है।
सरकार और सरकारी एजेंसियां आमतौर पर ऐसे लोगों को स्थानांतरित भुगतान करती है जिसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं हो और जीवन की गुणवत्ता खराब रहे। आगे